हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। देश के 12 राज्यों में इसके केस मिल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक की मौत भी बताई जा रही है। भारत सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और साथ ही कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसे भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर चौबे जी पिछले 1 साल से कोविड के तमाम विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कई सीरो सर्वे पर भी स्टडी की है। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी के साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार शेफाली जी। और एनबीटी के भी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, ज्ञानेश्वर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इसे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है तो इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, एक चीज यहाँ ये समझनी चाहिए कि जो हमारा सेकेंड वेव आई हुई थी भारत में, उस सेकेंड वेव का कारक जो था वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा जी। वेरिएंट इसलिए इसने केसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, और ये एक क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, तो इस हाई इन्फेक्टिविटी के वजह से जो डेल्टा वेरिएंट था उसने बहुत तेजी के साथ इंडिया में केसेस बढ़े, और आप लोगों को पता है क्या क्या सारी चीजें हुई। तो अब इस वेरिएंट के साथ एक और म्यूटेशन जुड़ चुका है, K417N, जिसको K417N कहते हैं। और इस म्यूटेशन, इसके पहले ये अफ्रीकन वेरिएंट में, जिसको कि बीटा वेरिएंट बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट था। तो वो वेरिएंट क्या करता था कि जिसके अंदर एंटीबॉडी लो लेवल की होगी उसको भी ये दोबारा रीइन्फेक्ट कर सकता था। अब बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कभी पैदा होते हैं और फिर बहुत कम समय में होते हैं, उनमें केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों को मारने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे 440K था, जो कि साउथ इंडिया में कुछ महीनों पहले ही आया था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद एकाएक खत्म हो गया। तो अभी हमको इसको वॉच करना, इसको देखना है कि ये वेरिएंट कितना सक्सेसफुल होता है एनवायरमेंट में, क्योंकि सारे वेरिएंट एक बराबर सक्सेसफुल नहीं रह सकते। और पहली चीज, उसके साथ दूसरी चीज ये भी है कि अभी जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। तो वहां उन लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है, और उनको उसको इवेड करने की प्रॉपर्टी करने वाला अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट पैदा नहीं हुआ है। तो अभी ये कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या ये हम नहीं कह सकते कि ये वेरिएंट तीसरी वेव का कारक बनेगा। कम से कम अगले 6 महीने लगेंगे कि कोई भी अगली वेव आने के लिए। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बीएचयू को जो है वो इसके डेल्टा प्लस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चुना गया है, तो ये कितना मददगार होगा डेल्टा प्लस पर स्टडी के लिए? जी देखिए, अभी अगर हम पहली वेव की बात करें तो बनारस और आसपास के रीजन का, एक तरीके से पूर्वांचल की बात करें, जहाँ की एक लार्ज हाँ। नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, और जहाँ पहली वेव में भी काफी नुकसान हुआ था, दूसरी वेव में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो पहली वेव में खाली हमारे पास 2 सीक्वेंसेस अवेलेबल थे, हमको ये पता ही नहीं था कि किस वेरिएंट की वजह से इतना जो है इतने सारे केसेस हुए। दूसरी वेव में भी जब सीसीएमबी के साथ, जो हैदराबाद में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट किए, तब हम लोगों को पता लगा, 130 सैंपल को जब सीक्वेंस किए तब पता लगा कि 36% जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, और इसी वजह से इतने ज्यादा केसेस बढ़े पूर्वांचल में और इतनी ज्यादा मौतें हुई। तो जी। इसको जानने के लिए अब यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केसेस धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू होंगे कुछ समय के बाद, तो कंटिन्यूअसली जो है वो इंडिया के हर एक पॉपुलेशन या हर एक रीजन को, और बनारस आप देख रही हैं कि ऑलमोस्ट हॉटस्पॉट रीजन है, कहीं भी अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो बनारस में भी जरूर बढ़ते हैं, इंडिया में अगर एक साथ बढ़ना शुरू होते हैं। तो इस केस में कंटिन्यूअसली बनारस और आसपास के रीजन को एक सर्विलांस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है वो बहुत ही वर्थवाइल है और बहुत ही फायदेमंद होगा, मुझे लगता है यहाँ के लोगों के लिए। जी। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, आपसे मेरा जो दूसरा मतलब अगला सवाल है वो पहले से ही जुड़ा हुआ है। जैसा आपने बताया कि डेल्टा प्लस पर अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो थर्ड वेव के लिए मतलब एक कारण बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जो भारत सरकार ने इसे कंसर्न घोषित किया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो फिर इस ऐसे मतलब वो कौन सी वजह होती है जब किसी वेरिएंट को
या किसी मतलब वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जाता है? इसके पीछे मतलब जी सरकार का देखिए, क्या जी हाँ, मकसद रहता है? जी। जी जी, नहीं नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें सरकार को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी भी वायरस के वेरिएंट को ये तब खतरनाक माना जाता है जो वो बहुत तेजी से कई सारे देशों में फैल जाता है। और आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये कई सारे देशों में ये वाला वेरिएंट प्रेजेंट हो चुका है और सीक्वेंसेस इसके ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। और हुँ, इसके साथ एक और चीज अटैच्ड है कि इसमें जो म्यूटेशन है, जो हाँ, K417N का म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन इम्यून इवेजन की प्रॉपर्टी रखता है। तो अब वो इम्यून इवेजन पार्शियल है, यानी कि कंप्लीट इम्यून इवेजन की प्रॉपर्टी रखता। अगर कंप्लीट इम्यून इवेजन की प्रॉपर्टी रखता तब तो ये बहुत ही खतरनाक होता, क्योंकि जो लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं या वैक्सीन लगाए हैं, ये सबको इन्फेक्ट कर सकता था। लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है, पार्शियल इम्यून इवेजन कर सकता है। मतलब कि एक पॉपुलेशन में कुछ लोग जो ठीक हो चुके हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है, या कुछ लोग जो इनको वैक्सीन लग चुकी है उनको इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये सबको नहीं कर सकता। एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों को। यहाँ दो चीजें बहुत क्लियर है समझना, एक पॉपुलेशन हुँ, वाइज जहाँ की बहुत सारे लोग हैं, दूसरा इंडिविजुअल हुँ, वाइज जहाँ एक हुँ, पर्सन है। और हमारी मीडिया एक चीज ये बहुत गलत दिखाती है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद दो चार लोग अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बोलना शुरू कर देती है कि वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा है। वैक्सीन का जो भी असर हो रहा है वो एक लार्ज पॉपुलेशन में देखा जाता है, न कि इंडिविजुअल में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग जीनोम कंपोजिशन है, उसका अलग हाँ, पूरा जो इम्यून का सिस्टम है वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हमको हुँ, ये हमेशा ये कंसिडर करना है कि एक हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, न कि एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये म्यूटेशन है, जो अफ्रीकन वेरिएंट का म्यूटेशन था, और अभी आप देख रही होंगी कि अफ्रीका में इसका बहुत तेजी से अभी डेल्टा वेरिएंट अफ्रीकन लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और उसके साथ बांग्लादेश का अगर आप केस देखें तो हुँ, बांग्लादेश में जो इसके पहले की वेव आई हुई थी, वो वाली वेव जो है वो अफ्रीकन वेरिएंट की वजह से आई थी। लेकिन अभी जो वेव आई है करंट, वो डेल्टा हुँ, वेरिएंट की वजह से आई है। तो कहीं ना हुँ, कहीं डेल्टा वेरिएंट और अफ्रीकन वेरिएंट दोनों का जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। और इसी वजह हुँ, से, लेकिन भारत के साथ फायदा ये है कि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी यहाँ कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, एक लार्ज नंबर में सीरो पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो फिर से ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जो सेकेंड वेव में सिचुएशन हुई थी वो कंप्लीटली अनलाइकली है साइंस के दृष्टि से, लेकिन फिर भी हमको केयरफुल रहना है और इस वेरिएंट को वॉच करते रहना है। अच्छा, आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल है। जैसा आपने बताया कि मतलब वैक्सीन जो है वो काफ़ी असरदार हो सकती है। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश का पिछले दिनों एक केस आया था, जहाँ पे शायद 4 या 5 लोग डेल्टा वेरिएंट के ही डेल्टा प्लस से इन्फेक्टेड हुए थे। तो उनमें उन्होंने शायद 4 ने जो है वैक्सीनेशन लिया हुआ था और एक ने शायद उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, जिनकी डेथ हो गई थी। तो जी मतलब जी। वैक्सीन लगने के बाद भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या मतलब यहाँ पे ये सवाल उठेंगे कि इस वेरिएंट में इम्यूनिटी जो इवेड और इम्यूनिटी स्केप का जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो वो मतलब क्या यहाँ पे ये चीज लागू होती है? जी हाँ, जो मध्य प्रदेश का केस है उसमें एक जो महिला थी, उनके हस्बैंड ने लगवाया हुआ था वैक्सीन, वो बच गया, उनको जरा भी कुछ हाँ, नहीं हुआ, और महिला जो है वो एक्सपायर कर गई, जी, जबकि उनको वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगी थी। तो ये हमको मान के चलना है कि वैक्सीन, अभी ऐसा कोई वेरिएंट नहीं आया जो वैक्सीन को बाईपास कर सके, या वैक्सीन के जो उससे जनरेटेड एंटीबॉडीज है उनको वो इवेट कर सके। तो अब अगर अगर हम पिछले वेव की भी बात करें तो जो डेल्टा वेरिएंट था हम्म, उसने भी कई सारे लोगों को जिनको वैक्सीन लगी हुई थी सिंगल डोज या डबल डोज इन्फेक्ट किया, लेकिन हाँ, उसमें से एक दो लोगों को, मतलब दो चार केसेस ही छोड़ दिए जाएं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो और इसके बाद भी अफ्रीकन वेरिएंट का भी जो यही हाल है कि वो हम्म, वैक्सीन लगे लोगों को इन्फेक्ट तो कर रहा है, लेकिन उनको हम्म, बहुत सीवियरली इन्फेक्ट नहीं होंगे। जैसा कि हम लोग हर साल आप देखती होंगी, फ्लू होता है, फ्लू का एक टाइम आता है, लोगों को सर्दी हाँ, खांसी होती है, किसी को फीवर भी आता है, लेकिन वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरीके का केस अब हमें लगता है इस वायरस के साथ होगा। अगर हम एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें तो खाली सर्दी जुकाम बुखार एक दो दिन का हो सकता है, पर मैक्सिमम लोगों के मरने की संभावना एकदम जीरो हो जाएगी अगर हम ये सारे मेजर्स ले लें तो। अच्छा, जी।
अच्छा ज्ञानेश्वर जी, ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे वायरस का जो इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? और जिस तरीके से मतलब सेकेंड वेव अभी कुछ समय पहले ही मतलब उसके केस अब जाकर के थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो क्या मतलब इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन का क्या वजह है? और इस तरीके से क्या फिर चौथी वेव और फिर पांचवी वेव इस तरीके का भी होने के आसार हैं? जी देखिए, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले ह्यूमन में पहली बार इंटर किया, मतलब ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इस वायरस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो आप देखती होंगी बचपन में बच्चे जो होते हैं वो खेलते कूदते, कभी कभी उनको सर्दी जुकाम बुखार 2-3 दिन का बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको की इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरस अननोन वायरस है जो कि उनके बॉडी के लिए एकदम नया है, लेकिन वो 2-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही केस है हमारे साथ। अब हम, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, और जो बहुत ज्यादा एल्डर है जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उनके साथ इम्यूनिटी की अलग ही प्रॉब्लम्स है। तो हम्म। ऐसे इसी वजह से क्या हुआ कि ये वायरस जब पहली बार ह्यूमन के सिस्टम में इंटर किया, तो हम्म। ये बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया। और ये प्रॉब्लम हम्म। इसलिए आया क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको समझ नहीं रहा था। अब क्या हुआ, पहली वेव में कुछ लोगों को इन्फेक्ट किया, आईसीएमआर बता रहा हम्म। है कि 20 से 25% हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी थी। 4 से 5 महीने बाद फिर से अगली वेव आई। क्यों आई? क्योंकि जो लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके थे उनमें एंटीबॉडी का लेवल घट गया। तो जिन लोगों में री इन्फेक्शन हुआ उनको हॉस्पिटल जाने का या उनकी डेथ होने का चांसेस बहुत कम था, और ऐसा हुआ भी। लेकिन नईव लोग जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था सेकेंड वेव में, उसमें बहुत सारे लोग हॉस्पिटल गए, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो अब तीसरी वेव की अगर हम बात करें, तो अब जहां तक मेरा मानना है कि अब दूसरी वेव जैसी सिचुएशन भारत में बहुत ही अनलाइकली है कि आएगी, क्योंकि अगर होगा कि कोई ऐसा वायरस का वेरिएंट आ जाए जो कि सबको इन्फेक्ट करने लगे, जिसमें इम्यूनिटी की 100% प्रॉपर्टी हो, तभी ऐसा हम्म। होगा। नहीं तो अब दूसरी वेव जैसी खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में अब कभी नहीं आएगी। अब वायरस जो है वो इतना म्यूटेट क्यों कर रहा है? वायरस हम्म। के साथ ये है कि ये हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, और उन कॉपीज में बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, और उसमें से उन सारे म्यूटेशन में कुछ ही म्यूटेशन होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं इस जो जो पूरा सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम करने का। इसी वजह से आप देख रही हैं कि एक पर्सन को इन्फेक्ट करने के बाद वायरस कभी उस पर्सन से किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे वायरस के लीनिएजेस खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन जिन पे पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, जिनको नेचर प्रेफर करता है, वो जनरली फिर अगले आदमी को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उसमें कुछ म्यूटेशन होगा, फिर अगले को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये एकदम क्लियर है कि ये जितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, इसमें म्यूटेशन होने का चांस भी उतना ही ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग इस बात पे बहुत स्ट्रेस देते हैं कि ये जितना ही कम इन्फेक्शन करेगा वायरस, उतना ही कम हम्म। इसके वेरिएंट्स बनेंगे, और हम एक तरीके से इससे बचे रहेंगे। जी। अच्छा, तो म्यूटेशन रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हम कब कह सकते हैं कि मतलब कोविड फ्री एक मतलब ऐसा टाइम भी आएगा जब पूरा सब कुछ कोविड फ्री हो जाएगा? जी देखिए, कोविड फ्री तो एक दिन हमें होना ही है, और ये वायरस अब खत्म नहीं होगा। एक बार ह्यूमन के पॉपुलेशन में आ गया तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करता रहेगा, जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उनको इन्फेक्ट करता रहेगा। लेकिन एक चीज एकदम क्लियर है इस वायरस के साथ कि या तो हमको इस वायरस का इन्फेक्शन लेना होगा, या तो वैक्सीन का डोज लेना होगा। अगर हम इनमें से कोई भी एक काम कर लेते हैं, तो ये बहुत कम चांस है कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, या हमारी डेथ होगी। तो एक तरीके से ये जैसे सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है, उसी तरीके से ये वायरस हो जाएगा, और ये ह्यूमन के पॉपुलेशन में सर्कुलेट करता रहेगा। लेकिन ये तभी तक जब तक कि हम अपने जो प्रिकॉशंस है, जो मेजर्स हैं, वो हम कंटिन्यूअसली लेते हम्म। रहें। और हम्म। जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं वो तो पक्का वैक्सीन ले, उनके लिए बिना वैक्सीनेशन के, क्योंकि ये वेव्स आती रहेंगी, और ये वेव जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए या इन्फेक्ट नहीं हुए उनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। जी।
अच्छा, जिस तरीके से दूसरी लहर में अव्यवस्था देखने को मिली थी, मेडिकल रिसोर्सेज भी कम पड़ने लग गए थे, तो उसमें आप ऐसी उस तीसरी लहर के लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें सरकार या प्रशासन को या फिर नॉर्मल आम लोगों को भी कि उन्हें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? जी देखिए, दूसरी लहर वो अगर इवन अमेरिका में भी आती या ब्रिटेन में भी आती तब भी उनके लिए इसको संभालना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस लेवल का जो इन्फेक्शन रेट था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। और ज्यादातर लोग ये मानने लगे थे कि भारत में अब ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, अब ये वायरस भारत वालों को कोई असर नहीं करने वाला है, हम ये जंग जीत गए हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद हम लोगों ने न किसी मेजरमेंट का भी यूज नहीं किया, न ही हम लोग जो है वायरस वेरिएंट को भी ठीक से सीक्वेंस कर पाए। जब तक सीक्वेंस कर पाए तब तक काफी देर हो चुकी थी, और जो है अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट ने मिलकर के जो तबाही मचाई वो सब आप लोगों के सामने है। और तीसरी वेव की अगर हम बात करें तो दूसरी वेव से वही है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो हम लोगों को भी यही करना है। लेकिन अब हमारे पास इस वायरस की समझ ज्यादा है, हमको पता ये करना है कि कब तीसरी वेव आएगी। ये इसके लिए एग्जैक्ट हमारे पास वेज भी हैं। अगर हम सीरो सर्विलांस कंटिन्यूअसली करते रहें, वायरस सर्विलांस कंटिन्यूअसली करते रहें, और उसके साथ हम जो है सीवर का सर्विलांस कंटिन्यूअसली हॉटस्पॉट रीजन में करते रहें, तो हमें लगता है कि हम 1 महीने पहले ही इस वायरस के आने की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, अब आप लोग सतर्क हो जाइए और उसके अकॉर्डिंग मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए, और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को जो 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी उसमें ये मेंशन किया हुआ है, और हमें उम्मीद भी है कि सरकार इस पे काम कर रही है। और इसी को लेकर के फिर मुख्यमंत्री जी ने भी बीएचयू को एक सेंटर बनाने की घोषणा की है कि जहां ये सारे वायरस वेरिएंट्स को सीक्वेंस किया जाएगा। और इसके अलावा भी हम लोग कुछ और मेथड्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जनरली एक वायरस के जीनोम को सीक्वेंस करने में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आता है, और हम लोग उसको 1,000 रुपए में ले आने के हमारी जो कोशिशें जारी है। और शायद हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर ये जो मेथड है उसको ले आ भी देंगे, तो इससे हम एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को सीक्वेंस भी कर सकते हैं और वायरस के वेरिएंट्स का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जी। अच्छा, आपने पिछले दिनों एक स्टडी में दावा किया था कि जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनमें शायद 1 डोज ही काफी है। आपने शायद लेटर भी लिखा था इस पर प्रधानमंत्री को। जी हाँ। तो जी, ये कोविशील्ड पे रिसर्च था, आप शायद कोवैक्सीन पे करने वाले थे, तो क्या अभी वो रिसर्च जारी है अभी आपकी? जी, हम लोग कोवैक्सीन पे कर चुके हैं ऑलरेडी, और अच्छा। कोवैक्सीन का भी रिजल्ट सेम ही आया है। उसको भी हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एक जर्नल में, क्योंकि हम लोग का जो मेन काम होता है उसको जब हम पब्लिश करते हैं तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है। और एक और चीज निकल के आई है कि जो कोवैक्सीन है उसमें और कोविशील्ड में जो नॉर्मल लोग हैं, जो नईव लोग हैं, जिनमें कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज बनने का टाइम लाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कोवैक्सीन लगवाए हुए हैं उनमें सेकेंड वीक में ही जो है वो एंटीबॉडीज बन जा रही है, जबकि जो कोविशील्ड लगवाए हुए हैं 3rd वीक में एंटीबॉडीज बन रही है। तो इसका मतलब कि अगर ये हम लोग अभी प्रपोज करने जा रहे हैं कि अगर कोई वेव तुरंत आती है और हमको सारे लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ता है, तो अब अगर हम कोविशील्ड लगवाते हैं तो हमको 3 वीक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, और उस 3 वीक में हम इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोवैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे पास जो टाइम लाइन है वो बच जाएगा और हम ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम 90 डेज के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को नापे, तो उसमें कोविशील्ड में ज्यादा एंटीबॉडीज बन रही है कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनको हमको कंसिडर करना है, और जो जहां हमको जिस चीज की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हमको एक्शन लेने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्ञानेश्वर जी ने हमें कोविड और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में काफी अहम जानकारी बताई। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।